जब जानवी ने देखा कि विराज पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो जानवी ने यस कहते हुए उस फीमेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को जवाब दे दिया था। इसी के साथ जानवी भी उस लड़की के साथ विराज के लिए कपड़े देखने लग गई थी। जानवी ने विराज को एक ब्लू कलर का सूट दिखाया। विराज ने जानवी के हाथों से उस सूट को लिया, अच्छे से देखा। हालांकि वो सूट विराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद जानवी ने विराज के लिए ब्लैक कलर में कुछ और सूट देखे, लेकिन उन सूट्स को भी विराज ने पलक झपकते ही रिजेक्ट कर दिया था। मुझे लगता है कि यहाँ कपड़े मेरे लेवल के नहीं हैं, विराज ने जानवी को देखते हुए कहा और उसके बाद तुरंत ही उस लड़की को देखकर बोला, हे, क्या तुम्हारे पास इनके अलावा कोई और वैरायटी है? विराज के उस सवाल को सुनकर वो लड़की मनी मन भड़क उठी थी। तुरंत ही उसने विराज के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर हमारे पास यही कलेक्शन है और अपर क्लास के लोगों को ये कलेक्शन बहुत पसंद आ रहा है। आधे से ज्यादा सूट तो 2 दिन में ही बिक गए हैं। हमारे पास शर्ट और सूट के अलावा और कोई दूसरी वैरायटी नहीं है। और जो कैजुअल लुक में कपड़े हैं, वो मुझे लगता है कि आपके स्टाइल और टेम्परामेंट को सूट नहीं होंगे। अगर आपको दूसरे तरह के कपड़े पसंद है जिनके बारे में आप कुछ पूछ रहे हो, तो आपको फीनिक्स मॉल के सामने लोकल मार्केट जाना होगा। वहां पर बहुत तरह की स्टाइल के कपड़े मिलते हैं, ऊपर से बहुत ज्यादा चीप होते हैं। वो कपड़े आपको जरूर पसंद आएंगे। उस लड़की ने सस्ते और चीप कपड़ों पर ज्यादा जोर डाला और जब वो शब्द उसके मुंह से बाहर आए तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो वो विराज को देखते हुए पास कर रही थी। उस लड़की की बात सुनकर विराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। विराज ने जॉली डिजाइनर स्टूडियो में घुसने से पहले ना तो प्राइस चेक की थी और ना ही विराज को वहां की प्राइस से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन उस लड़की को लगा कि शायद विराज के पास पैसे नहीं है और वो बस टाइम पास करने आया है। उस लड़की ने विराज की प्रॉब्लम जानने की कोशिश भी नहीं की और सीधा अपने अजम्पशन के साथ विराज को गलत समझ बैठी थी। ये सब सोचते हुए विराज ने भी कड़क अंदाज में उस लड़की को जवाब देना ठीक समझा। हे, क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने कभी ये नहीं सिखाया कि किसी भी किताब को उसके कवर से कभी जज नहीं करना चाहिए? ओह अच्छा, तो मतलब क्या तुम छुपे रुस्तम वाले अमीर हो? उस लड़की ने विराज का मजाक बनाते हुए कहा। कांग्रेचुलेशन, तुमने एकदम ठीक पहचाना, विराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही उस लड़की ने विराज का जवाब सुना, वैसे ही वो लड़की खिलखिलाते हुए हंसने लगी थी। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। क्या तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तो कभी किसी अमीर ज़ादे को ऐसे फटीचर हाल में नहीं देखा है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? उस लड़की के इस अंदाज को देखकर विराज को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तुरंत ही विराज ने उस लड़की से चिल्लाते हुए कहा, हे, तुम्हारे इस स्टूडियो में जितने भी महंगे कपड़े हैं, आई एम सॉरी, सबसे महंगे कपड़े बाहर निकालो। विराज क्या हो गया है? तुम्हें इतना इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है। विराज की बात सुनकर तुरंत ही जानवी ने विराज से कहा। जानवी ने विराज से प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए अच्छे कपड़े देखने में मदद करेगी। जानवी उसे अच्छे से अच्छे डिजाइनर स्टूडियो में लेकर आई, लेकिन उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने विराज को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि विराज उस लड़की से सबसे महंगे कपड़े खरीदने की बात कर रहा था। वो कपड़े जो विराज को पसंद भी नहीं थे। हालांकि जानवी को पैसा खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जानवी आज अपने साथ केवल एक ही बैंक का कार्ड लेकर आई थी और जानवी को लग रहा था कि अगर विराज ने गुस्से में पूरा डिजाइनर स्टूडियो उठा लिया तो क्या होगा। जानवी के पास इतने पैसे भी नहीं थे। सर, आर यू श्योर? उस लड़की को पूरा यकीन था कि विराज उस डिजाइनर स्टूडियो से एक भी कपड़ा खरीदने की औकात नहीं रखता है। ऊपर से विराज ने सबसे महंगे कपड़े की डिमांड की थी जो उस स्टूडियो में मौजूद था। कोई भी उस सूट को आंख उठाकर भी नहीं देख रहा था क्योंकि वो बहुत महंगा था। ऑफ कोर्स, लेकर आओ। जैसे ही उस लड़की ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही उसने एक शेल्फ से एक ब्लैक कलर का सूट बाहर निकाला।
विराज उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसने उस सूट को अपने हाथों में लेकर उसका प्राइस चेक किया। एक पल के लिए विराज हक्का बक्का रह गया था। लगता है आजकल सूरज वेस्ट से निकल रहा है। जो लोग कचरा उठाते हैं वो भी जॉली डिजाइनर स्टूडियो आ रहे हैं। क्या बात है, या तो इस कचरे की लॉटरी लग गई है या फिर जॉली डिजाइनर स्टूडियो के बुरे दिन शुरू हो गए, जो अपना सामान एक कचरे को भी चीप में बेचने के लिए तैयार हैं। अभी विराज उस सूट के प्राइस वाले सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि तभी अचानक से उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पीछे से एक आवाज आई। जैसे ही विराज ने उस आवाज को सुना, वो और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। जैसे ही विराज ने पीछे मुड़कर देखा, जॉली डिजाइनर स्टूडियो के एंट्रेंस पर उसे दो परिचित चेहरे नजर आए। मोनिका। जैसे ही विराज ने मोनिका को देखा, वैसे ही विराज के मुंह से उसका नाम निकल आया था। ऐसा लग रहा था जैसे विराज के दिल में अभी भी मोनिका को लेकर घंटियां बजती थी। विराज जिंदल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाया करो। अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम पब्लिक के सामने मुझे देखकर ये दिखावा नहीं कर सकते हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो? मेरी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं है। यू गार्बेज कलेक्टर, इससे ज्यादा तुम्हारे बारे में और क्या बोलूं? जैसे ही मोनिका ने बोलना खत्म किया, वैसे ही उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। गार्बेज कलेक्टर। मोनिका की बात सुनकर वो लड़की पूरी तरह से सदमे में चली गई थी, लेकिन अब विराज का मजाक बनाने के लिए उसे मोनिका के रूप में एक कस्टमर मिल गया था। तुरंत ही उस लड़की ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैम, क्या आपको पता है, जस्ट अभी इस लड़के ने मुझे कहा कि ये बहुत अमीर है और इसे हमारे डिजाइनर स्टूडियो का सबसे महंगा सूट खरीदना है। जैसे ही मोनिका ने उस लड़की की बात सुनी, वैसे ही मोनिका ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, इसे कपड़े तो मैंने भी दिए हैं, यूज्ड क्लोथ्स। तुम्हें ये किस एंगल से अमीर लग रहा है? माय फुट। ये बोलते हुए मोनिका ने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा, जो जानवी को घूर रहा था, और उसके मुंह से जानवी को देखकर लार टपक रही थी। मोनिका अपने लुक्स के मामले में हमेशा से ही बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अभी जानवी को देखकर उसका सारा कॉन्फिडेंस कहीं खो सा गया था। भले ही मोनिका कितनी भी स्टाइलिश बनने की और फैशनेबल होने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन खूबसूरती के मामले में वो जानवी के बराबर नहीं थी। जानवी के खुले बाल जो हवा में लहराते हुए उसकी पीठ को छुपा रहे थे, लेकिन जानवी की वो छोटी सी स्कर्ट जो उसके लंबे पैरों को सभी की नजरों के सामने रख रही थी, उसे देखकर मोनिका जेलस फील कर रही थी। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड भी जानवी को ही देख रहा था। इससे मोनिका का खून और भी ज्यादा खौल रहा था। पुनीत, तुम क्या देख रहे हो? इस लड़के ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। उसने मुझे मोनिका कहा। क्या तुमने सुना नहीं? एक कचरे वाला मुझे मेरे नाम से बुला रहा है और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए? अगर इस लड़के ने तुम्हारी मोनिका को तुमसे छीन लिया तो फिर तुम क्या करोगे? मौके का फायदा उठाकर मोनिका ने अपने बॉयफ्रेंड को उकसाना शुरू कर दिया था। मोनिका के मुंह से निकले वो शब्द इतने कोमल थे कि कोई भी लड़का उसे सुनकर आसानी से बहक सकता था। एक पल के लिए तो विराज भी उसकी आवाज में बहक गया था, लेकिन जब विराज ने मोनिका के मुंह से छीन लेने वाली बात सुनी तो विराज के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मोनिका को छीनने का विराज सपनों में भी कभी नहीं सोच सकता था, लेकिन दूसरी तरफ मोनिका का वो मोटा बॉयफ्रेंड पुनीत अब पूरी तरह से हरकत में आ गया था। पुनीत ने अपनी एक उंगली विराज की ओर दिखाते हुए कहा, क्या ये लड़का मुझसे लड़ने की औकात रखता है? आखिर इसके पास है ही क्या? पसीने वाला बदबूदार शरीर। मोनिका के मोटे बॉयफ्रेंड की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही अपना सर ऊपर उठाया और कड़क अंदाज में बोला, ये बदबूदार पसीना ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, शर्म को नहीं। जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत करके दो रोटी कमाता है, उसी इंसान को पसीना आता है। तुझे पसीना नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू बहुत औसम है।
क्योंकि तेरे पास एक अमीर बाप है, इसीलिए तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिस्तर पर बैठकर खाने वाला मोटा मुझसे मेरी औकात पूछ रहा है। क्या बात है, तेरी अकड़ और तेरे बोलने का अंदाज अभी भी वैसा ही है। बहुत अच्छी बात है कि तुझे पता है कि मेरा बाप अमीर है। मुझे तो लगा था कि तू ये बात भूल गया होगा। तूने एकदम सही बात बोली। तेरे में और मेरे में यही तो फर्क है। मैं अगर सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूं तो बेटा तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या करें, यही जिंदगी है बेटा। तुम गरीब हो और तुम गरीब ही रहोगे। तुझ जैसे गरीब कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम लोग सिर्फ दूसरों के नौकर बनकर काम कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलो मान लिया कि हम दूसरों के लिए काम करते हैं, तो क्या हुआ? क्या दूसरों के लिए काम करना गलत है? क्या इसमें कोई बुराई वाली बात है? तुरंत ही जानवी ने बीच में घुसते हुए कहा। किसी भी तरह से जानवी विराज को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जैसे ही जानवी के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही उस मोटे पुनीत की नजर जानवी पर गई। जानवी के लाल होठों को देखकर पुनीत का दिल फड़फड़ाने लगा था। तुरंत ही पुनीत ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ब्यूटी, मुझे लगता है कि इस कचरे के साथ तुम्हारा कुछ ज्यादा ही खास रिश्ता है। अभी तक तुम इस कचरे का हाथ थामे खड़ी हो। तुम्हें जब भी जरूरत होगी तो ये कचरा तुम्हारे साथ नहीं देगा। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इस कचरे से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगी? आखिर तुम्हें इस कचरे से क्या चाहिए? या फिर ये कचरा तुम्हें ऐसा क्या देता है जो मैं नहीं दे सकता? मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और साथ ही साथ तुम्हारे दिल के सारे अरमान भी पूरे करूंगा। मेरे साथ हर रात रानी जैसा एहसास होगा तुम्हें। इससे पहले कि वो मोटा पुनीत अपने दिल की पूरी बात जानवी के सामने रख पाता, मोनिका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस करो पुनीत। इसी के साथ मोनिका ने 2 कदम पुनीत की ओर बढ़ाए और एक कड़क गुस्से वाले अंदाज में बोली, पुनीत, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं जो तुम पब्लिक के सामने ये सब हरकतें कर रहे हो? वो कहते हैं ना, कुछ अमीरजादे वाकई में बिगड़े हुए होते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल अभी हमारे सामने खड़ा था। पुनीत, मोनिका का मोटा पुनीत, जो मोनिका के सामने जानवी से गंदी बातें कर रहा था। जब मोनिका ने उसे रोकने की कोशिश की तो तुरंत ही उसने बेशर्म होते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम मेरे लिए काफी नहीं हो, तभी तो मुझे दूसरी। इस बार भी मोनिका ने उसे बोलने नहीं दिया और बीच में ही उसे टोकते हुए बोली, बस करो पुनीत, बेशर्मी की हद होती है। बहुत बुरे हो तुम। खैर छोड़ो, इस मामले को यहीं खत्म करो। हमें इस लड़के से कोई मतलब नहीं है। डिनर के लिए जल्दी से नए कपड़े लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मोनिका के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर पुनीत शांत हो गया था। इसी के साथ मोनिका ने उस डिजाइनर स्टूडियो से कुछ कपड़े उठाए और बिना ट्राई किए ही उन कपड़ों को खरीद लिया था। पुनीत, पुनीत, देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे शर्ट लिए हैं। ये तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। मोनिका ने पुनीत से कहा, लेकिन पुनीत भाई साहब का ध्यान तो अभी भी जानवी पर था। पुनीत जानवी पर अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता था, इसीलिए तुरंत ही पुनीत विराज के करीब आया और जानवी को देखकर बोला, विराज जिंदल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिली है ना? परेशान मत हो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे लिए फिर से आऊंगा। अंत में जो शब्द पुनीत ने मुंह से निकाले थे वो विराज के लिए नहीं बल्कि जानवी के लिए थे। विराज को सैलरी नहीं मिली? क्या विराज अब नौकरी करने लगा था? एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन और मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी का क्या हुआ? विराज के उस मिशन का क्या हुआ? आखिर विराज पुनीत की इस बात का जवाब किस अंदाज में देगा? क्या विराज पुनीत की बदतमीजी को नजरअंदाज कर देगा या फिर विराज की तरफ से हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा? क्या विराज मोनिका और उसके मोटे बॉयफ्रेंड को एक बार फिर से सबक सिखाएगा? अगर हाँ तो कैसे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।